आज हमारे वक्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी समस्याएं विद्यार्थियों को लेकर के है, उसके बारे में बहुत ही सारगर्भित बातें बोले। आज बहुत ही विकट परिस्थिति आ चुकी है विद्यार्थियों के सामने। सचमुच में कहा जाए तो इस प्रकार से लगता है कि क्यों बहुत बड़ा विप्लव होने वाला है इस धरती पर, क्योंकि शोषण जब बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि विप्लव होगा। शोषण इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हर एक क्षेत्र में शोषण है। विद्यार्थियों को किस चीज की जरूरत है, इसके बारे में शिक्षाविद ज्यादा जानते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है पॉलिटिशियन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। बड़ी विडंबना है। पॉलिटिशियन वो अपने एजेंडा को थोपते हैं। पता चलता है कि एक ही सरकार आती है और जाती है तो करिकुलम भी चेंज हो जाता है, किताब नहीं छप जाती है और आर्थिक बोझ हो जाते हैं विद्यार्थियों पर। इसलिए श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें हम बाबा के रूप में, श्री श्याममूर्ति जी के रूप में जानते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रिसेप्टर हैं, उन्होंने 1959 को चंपारण की धरती पर यूपीएसएफ की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों के समूह को संबोधित कर रहे थे। एक ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, इस धरती पर बहुत ऐसे धार्मिक संगठन हैं, बहुत साधु संत लोग प्रवचन कर रहे हैं, तो क्या इस साधु संतों के प्रवचन से ये जो इस देश में जो विकराल समस्या है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, कितने लोगों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, क्या आनंद मार्ग भी वैसा ही संगठन है? तो बाबा ने कहा कि नहीं जी, तुम लोग जैसे अच्छे बच्चे इकट्ठे हुए हो, मैं एक संगठन का निर्माण करता हूं, उसका नाम होगा यूनिवर्सल प्राउडिश स्टूडेंट फेडरेशन। और बाबा ने वही यूनिवर्सल प्राउडिश स्टूडेंट फेडरेशन की नींव रखी। और उन्होंने कहा कि इसका एम एंड ऑब्जेक्ट्स होगा कि शिक्षा प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा मुफ्त होगा और समान होगा। क्यों मुफ्त होगा? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समाज में अनाथ हो जाते हैं। इसलिए कम से कम शिक्षण व्यवस्था को निःशुल्क करना होगा। और उन्होंने कहा कि समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इक्वल एंड फ्री एजुकेशन। समान शिक्षा क्यों? आप बताइए कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोगों के लिए और करिकुलम किताब है और गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे लोगों को कुछ और है। एक है इंग्लिश मीडियम तो एक है हिंदी मीडियम। अरे भाई, देश एक है, संविधान में लिखा गया है कि देश के नागरिक सभी समान हैं, तो इस प्रकार की कपटता क्यों? इस प्रकार की हिपोक्रेसी क्यों? इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि यूपीएसएफ का डिमांड है कि फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, चाहे वह कितने भी हाईटेक की शिक्षा क्यों ना हो, चाहे एमबीए की हो या आईआईटी की ही क्यों ना हो, और उसके बाद मेडिकल की ही क्यों ना हो, सभी शिक्षा मुक्त होंगे। लेकिन आज देखिए, बच्चे को यदि मेडिकल पढ़ना है तो जो गार्जियन सक्षम है तो किसी तरह से पढ़ा लेते हैं। आज के मैक्सिमम गार्जियन भी सक्षम नहीं है। जो एक सिंपली जो गवर्नमेंट से पेमेंट ले रहे हैं, जो व्यक्ति महीना में 50-60 हजार रुपया, उन्हें भी सोचना पड़ता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। आप कह सकते हैं कि साधारण किसान को कितनी तकलीफ होती होगी पढ़ाने के लिए। आप समझ से कल्पना कीजिए। इसलिए बाबा ने कहा कि शिक्षा मस्ट बी फ्री
from university, primary to university level, and there should be equal education. तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसे किसी प्रकार की परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। गुरुकुल था जहां पर भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, ऐसे गुरुकुल का कंसेप्ट था। महर्षि गर्ग के गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका शुल्क नहीं लिया जाता था। माता पिता के पास में जो भी होता था गुरुकुल को अपने व्यक्तिगत रूप से दान कर देते थे या राजकोष से कुछ दान मिलता था, लेकिन बच्चों से कह करके किसी प्रकार का फी नहीं था। तो ऐसा ही शिक्षा की व्यवस्था की जरूरत है और यूपी ये सब वैसे ही शिक्षण व्यवस्था का डिमांड करता है, मांग करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो। और आज को मैं बता दूं कि विद्यार्थियों को रोजगार देने की बात, आपको बता दूं कि अगर 200 सीट है सरकार के पास तो उसके लिए लाखों विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करते हैं, लाखों, और एक फॉर्म का कीमत 1000 रुपए है या 500 रुपए है। तो गवर्नमेंट के पास में कितने पैसे आ जाते हैं? अरबों रुपए आ जाते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं रोजगार देने की बात, सरकार तो कमा रही है विद्यार्थियों से तरह तरह की स्कीम को लेकर के, फॉर्म फिलअप करके, कितनी बड़ी दुख की बात है। लेकिन यह समस्या केवल विकराल है, कोई खास पॉलिटिकल पार्टी भी इसका समाधान नहीं कर सकता है। यह कर सकते हैं विद्यार्थी, अपने विद्यार्थी कर सकते हैं और शिक्षक कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक ही समाधान दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को हौसला बुलंद रखते हैं और शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को किस मिट्टी से क्या तैयार करना है उनको अच्छे से पता रहता है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो। क्यों बंद होना चाहिए? भाई जिसको राजनीति करना ही पेशा है तो उसको शिक्षा से क्या लेना देना है? जिसका पेशा, जो शिक्षक है वो शिक्षा के बारे में जानते हैं, जो शिक्षाविद है उनको पता है कि बच्चों का समग्र विकास कैसे हो। उसमें पॉलिटिशियन का क्या लेना देना है? पॉलिटिशियन को तो पॉलिटिक्स से फुर्सत ही नहीं मिलती है, उनको 3-5 करने से उनको फुर्सत नहीं है। और वो तो छोड़िए, कोई शिक्षक हो या प्रोफेसर हो, अगर वो भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो उनकी भी दुर्दशा वैसे ही हो जाती है, क्योंकि रात दिन वो उसमें उनका माइंड इंगेज हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, एक विशेष जो है शिक्षकों के लिए एक विशेष ऑफर है कि शायद हो सकता है कोई कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट का तो इलेक्शन फाइट करने के लिए उनको रिजाइन देना पड़ता है, लेकिन शिक्षक प्रोफेसर के लिए बात नहीं है। शायद प्रोफेसर इलेक्शन लड़ सकते हैं अपने वर्तमान पद को लेकर के। आप देखिए कि किस प्रकार से और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। एक शिक्षक शिक्षाविद हैं, उनको पॉलिटिक्स में भी घसीट लिया जाता है। देश की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। बाबा ने कहा कि गुडी गुडी बॉय कुछ नहीं कर सकता इस धरती पर। गुडी गुडी बॉय का मतलब क्या होता है पता है? इधर भी हाँ करना, उधर भी हाँ करना। अरे भाई, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलना है। अगर कोई शोषण करना है तो उसके अगर तैयार हैं तो शोषण के खिलाफ आपको संग्राम करना होगा। नहीं तो विद्यार्थी लोग क्यों करते पे विमुड़ होते जा रहे हैं? उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा देनी होगी। अगर उससे संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं देंगे तो किम कर्तव्य विमुड़ हो जाएंगे और अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए और शिक्षण संस्थान किसके द्वारा परिचालित होना चाहिए? शिक्षाविदों के द्वारा। और क्या? तो 100% रोजगार शुड बी गारंटेड टू ऑल स्टूडेंट्स। आज देखिए यहां एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जब ही, बहुत सारे ऐसे स्कीम होना चाहिए कि कोई रोजगार ना हो। आज मैं आपको बता दूं कि आज सरकारी नौकरी की बड़ी क्रेज है। लोग सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों नौकरी मिल जाए? क्योंकि उसमें आराम ज्यादा है। लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं है।
अमेरिका में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर ठीक ढंग से पसंद नहीं है सरकार को तो उसकी भी छटाई हो जाती है। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। एक बार जिसकी गवर्नमेंट की जब लग गया तो आजीवन हो गया, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अमेरिका फाइनेंस में भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर भी है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। जैसे यहां पर 1000-2000 में डीलिंग होता है तो वहां पर सीधे लाखों अरबों में डीलिंग होता है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, अब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के विद्यार्थी, जो भारत के विद्यार्थी होते हैं, वो वास्तव में धार्मिक होते हैं। उनको थोड़ा भी अगर आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाएगी तो अपने आप को बना लेंगे। लेकिन क्या है कि उन्हें परोसा क्या जा रहा है, अश्लीलता परोसा जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़े कैपिटलिस्टों का षड्यंत्र है कि भारत वर्ष के युवाओं को इतना अश्लीलता परोस दो कि वो पंगु हो जाए और आंदोलन नहीं कर सके। और आपको मैं बता दूं इसका कारण क्या है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं सबको संभालने वाला भारत वर्ष की युवा है, चाहे अमेरिका का कंपनी हो या और भी कहीं की कंपनी हो, जितने बड़े बड़े कंपनी है, तो वो लोग भारत के टैलेंट को समझते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई भी काम में लगते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन इनके सामने ऐसे ऐसे चीज को परोसा गया, पॉलिटिशियन के षड्यंत्र के चक्रव्यूह में आकर क्या हुए कि वो भी पॉलिटिक्स करने लगे। आपको मैं बता दूं, जेपी आंदोलन के बाद किसी प्रकार की आंदोलन नहीं हुआ इस भारत भूमि पर। क्यों नहीं हुआ आंदोलन? कारण इसके पीछे कि जेपी आंदोलन के बाद में सब पॉलिटिकल पार्टी लोग इतने अपना दुकान नहीं खोले थे राजनीतिक छात्र संघ का। लेकिन क्या हुआ कि जेपी आंदोलन में जो छात्र लोगों ने जब आंदोलन किया तो उसकी शक्ति समझ गए पॉलिटिकल लीडर लोग। जब उसकी शक्ति को समझ लिए तो पॉलिटिकल लीडर लोगों ने विद्यार्थियों को प्रलोभन देकर के, छोटे बड़े प्रलोभन देकर के राजनीतिक संगठन बना दिया और विद्यार्थियों को अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी में झोंक दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी, फलाना पार्टी का भी विद्यार्थी का छात्र संघ है, उसका भी पार्टी का छात्र संघ है, विद्यार्थियों का पावर डिवाइड हो गया। जैसे कि आज तनुश्री बोल रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फी बढ़ गया है, विद्यार्थियों के अंदर में वो पावर नहीं है, क्योंकि जो भैया लोग जो तरह तरह की पार्टियों से जो जुड़े हुए हैं लोग, वो क्या होगा कि सीधे ऊपर से आदेश हो जाएगा कि भाई तुम जिसके लिए लड़ रहे हो, जिससे लड़ रहे हो तो तुम्हारी ही पार्टी क्या है, तुम उससे लड़ोगे क्यों लड़ोगे? क्योंकि फाइनेंस वो करते हैं। मेरा कहना यह है कि विद्यार्थियों को भगत सिंह जैसा बनना है। सुभाष चंद्र बोस के अंदर में एक ऐसी प्रेरणा थी, आध्यात्मिक प्रेरणा। और ये तो बहुत बड़ा रहस्य कि सुभाष चंद्र बोस को भी देने वाले दीक्षा बाबा ही थे। उनकी प्रेरणा से वो किस रास्ते से कहां गए, हिटलर से मिले, आजाद हिंद फौज की स्थापना किए। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को और 50 साल शासन करना था तो पता चला उन लोगों का बढ़िया बिस्तरा उसी समय बदलवा दिया। ये होता है युवाओं में शक्ति। मैं तो फिर प्रौढ़ सेवा दल को तैयार करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रौढ़ सेवा दल कहा जाता है कि मां बहनों की रक्षा कौन करेगा? बीएसएस उसी का डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। प्रौढ़ सेवा दल का यूनिफॉर्म होगा वैसे ही बीएसएस की तरह, और वो रोड पर मार्च करेंगे और वो साधक होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे जो ड्रेस पहन लिया, वर्दी पहन लिया, नहीं, साधक होंगे, उच्च कोटि के साधक होंगे। और वो साधक ऐसे होंगे कि जिसको उसके तेज से दुश्मन भी देख करके समझ जाए कि वास्तव में इसे हम लड़ नहीं सकते। ऐसा साधक बनना है। तो यूपीएसएफ विद्यार्थियों के अंदर में आध्यात्मिक अभिस्फुरण देना चाहता है, अध्यात्म का बीजारोपण करना चाहता है। इसलिए तरह तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करता है, योगा और मेडिटेशन का क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरे देश में। मुझे महाराष्ट्र से भी इनविटेशन आया है, अभी शिमला और जम्मू में कार्यक्रम होने जा रहा है। और वास्तव में एक बात है कि गुरुदेव की सबसे बड़ी बात है कि हम किससे शिक्षा लें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरुदेव ने ही इतना बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिए हैं। बोले कि देखिए, अन्याय के साथ कभी समझौता मत करो,
अन्याय के साथ समझौता करोगे तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। जब बाबा से कहा गया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। मैं आदर के साथ ही नाम लेता हूं क्योंकि देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन जो कृतकर्म की थी वो आदर के लिए नहीं थी। बाबा से उन्होंने कहा कि मिस्टर सरकार, आप प्रौढ़ दर्शन को वापस ले लीजिए और आप लिख दीजिए कि आई एम नॉट प्राउडिस्ट। तो बाबा ने कहा कि मैं धर्मगुरु हूं और मैं इस प्राउड फिलॉसफी को वापस लेने की बात कर रही हो, मैं तो इसमें ऐड करूंगा। तो समझ गए कि बहुत डेंजरस व्यक्ति है ये, तो हमारे खानदान को जो वर्चस्व है भारतवर्ष पर, एक्चुअली में कहा जाए तो ये देश चल रहा था उसी के वर्चस्व पर। और उसने बाबा को कही कि जा करके गोली मार दो, और बाबा जेल में थे। तो वहां पर जो जेलर था तो बाबा का भक्त था, वो तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन और किसी को सुपारी देकर के तैयार किया गया और जाकर देखा गया कि बाबा चल रहे हैं दीवार पर। उसका दिमाग खराब हो गया। फिर आदेश आया कि जहां देखो वहीं पर गोली मार दो। तो पता चला कि बाबा कमरा में नहीं है, ये हैं हमारे गुरुदेव। और इसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, और जब कुछ नहीं कर पाई, इंजेक्शन के माध्यम से विष दिलवा दी। इसलिए हम लोग नीलकंठ दिवस मनाते हैं। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणी नाम पवनम पवनानाम। जो भय के भी भय है, उसका भय क्या कर सकता है? जो भीषण से भी भीषण है, जिसके आधार पूरे संसार मानकर चलता है, उसका एक छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या कर सकता है? और वास्तव में हमें छेड़ना है, क्योंकि जो अशुभ शक्तियां उसको आप नहीं छेड़ेंगे तो आपसे लड़ेगा नहीं, उससे छेड़ना होगा, क्योंकि उसको बर्बाद करना है। और बर्बाद कब होगा? जब धार्मिक शक्तियों के साथ वो टकराएगा। इसीलिए जो साधक हैं, जो अच्छे उच्च कोटि के साधक हैं, जो अपने जीवन में तंत्र को लेकर के चल रहे हैं, उन्हें कभी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाबा कहा हुआ है कि देखो जी, महाभारत के समय में अधर्म और धर्म के बीच लड़ाई हुई थी, तो उसमें क्या हुआ कि धार्मिक शक्तियां भी बहुत वो भी पिस गई थी। यानी कि धर्म अधर्म के बीच लड़ाई हुई, तो उसमें धार्मिक शक्तियां भी बहुत काफी उसकी भी क्षय हुई थी, उसकी भी क्षति हुई थी। लेकिन कहा कि नहीं, इस समय जो महाविश्व की परिकल्पना है, उसमें नेगेटिव फोर्स को खत्म करेगा। इसलिए कम से कम हम अपनी आवाज को तो बुलंद रखें, हम सही चीज तो समाज के सामने बोले। तो क्या होगा कि समाज में जो पॉजिटिव लोग हैं वो जागृत हो जाएंगे, और जो निगेटिव जो शक्तियां हैं, चाहे रिलीजियंस को लेकर के लड़ रहे हैं या कैपिटलिज्म आपस में लड़ रहे हैं, माथापेची कर रहे हैं एक दूसरे पर, टीचर जो अच्छे हैं वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देकर के पॉजिटिव वातावरण भर रहे हैं भविष्य के लिए, वो भी हमारा साथ देंगे और आने वाले समय में उनका साथ मिलेगा। और ये जितने प्रकार के जो स्वार्थी लीडर हैं, जो किसी प्रकार से प्रभुत्व को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जो तामसिक प्रवृत्ति का है, वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है शांति रहती है, लेकिन तामसिक शांति होती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भी यही हाल होता है, शांति वो तामसिक शांति का पक्षधर है, लेकिन प्रबुद्ध अर्थव्यवस्था इस सात्विक शांति का पक्षधर है कि समाज में सभी साधक बने। बाप लोग जो है, मैं कह रहा हूं कि अभी विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने आप को तैयार करना। अगर अपने आप को तैयार कर लेंगे ना, और प्रभुत्व को समझ लेंगे, और यूपीएसएफ का संस्था का, यूपीएसएफ संगठन का माध्यम बना करके अगर वो अपने आप को तैयार कर आंदोलन करना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि 100% रोजगार की गारंटी होगी। क्योंकि प्रवृत्ति एक सिद्धांत ऐसा है जो बैलेंस इकोनॉमी की बात करता है कि कितने लोग एग्रो इंडस्ट्रीज में होंगे, कितने लोग एग्रीको इंडस्ट्रीज में होंगे, कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे, कितने लोग ट्रेड का काम करेंगे, और कितने लोग व्हाइट कलर जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहेंगे।
ये मात्र केवल बैलेंस इकोनॉमी प्रभुत्व का ही कहता है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन आज का तो पता ही नहीं कितने युवा बेरोजगार हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कितने लोग, आपको मैं बता दूं आज किसानों की दुर्दशा है। बाबा ने कहा था आचार्य, बहुत वरिष्ठ आचार्य को, कि देखो विद्यार्थी जो होते हैं ना वो ज्यादातर किसान घर के, खास करके भारत जो है कृषकों का देश है, स्वाभाविक है 70% कृषक है। तो जो किसान होते हैं तो वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, वो क्या आंदोलन करेंगे। इसलिए किसान के लिए आंदोलन कौन करेंगे, विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। लेकिन ये भी देख लेना कि उनका एग्जामिनेशन का समय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ हम लोगों को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि अभी निगेटिव फोर्स लड़ने का भी जो समय है अभी वो समाप्त नहीं हुआ। अभी बहुत प्रचंड समय आ रहा है। अभी बाबा ने कहा है कि इस संसार में पॉलिश शैतानों की संख्या बढ़ चुका है। पॉलिश शैतान मैंने समझते हैं कि देखने में तो बिल्कुल भद्र मनुष्य की तरह, लेकिन उसकी पॉलिसी बहुत खतरनाक होगा समाज के लिए। और जिसके एक पॉलिसी कारण हजारों लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार होते हैं। कुछ ऐसा संशोधन करे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी एक रूल्स, इसकी एक डिसीजन के कारण हजारों लाखों युवा बेरोजगार हो जाते हैं। उसको पॉलिश शैतान कहा जाता है। देखने में तो भद्र है लेकिन उसका कार्य शैतान की तरह है।